नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में लगी मुख्य सेवक जन चौपाल, जनता के बीच पहुंचे सीएम धामी, सुनी लोगों की समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश। प्रदेश में 19 अप्रैल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा, इस बार ऑनलाइन पंजीकरण के लिए चुकाना होगा शुल्क। देहरादून में रैली में हजारों की भीड़ देख गदगद हुए कांग्रेसी नेताओं ने, संबोधन से ज्यादा कूच को दी तवज्जो। उत्तरकाशी में जिला न्यायालय की ईमेल आईडी पर कोर्ट में बम और आरडीएक्स की सूचना, मची अफरा तफरी, मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में 2 लाख से ज्यादा छात्र देंगे परीक्षा, नकल रोकने के लिए 3 स्तरों पर गठित होंगे सचल दल। उत्तराखंड सरकार ने तीनों ऊर्जा निगमों में लगाई एस्मा अधिसूचना जारी, हड़ताल करने पर होगी कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनसुनवाई में 163 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें भूमि विवाद, अतिक्रमण, भरण पोषण, पेंशन, बिजली, सड़क, शिक्षा व श्रम से जुड़े मामलों पर मौके पर ही त्वरित कार्रवाई की गई। जनता दर्शन में एक विधवा को राइफल क्लब फंड से आर्थिक सहायता और विधवा पेंशन तत्काल स्वीकृत की गई। बुजुर्ग दंपति को घर से निकाले जाने के मामले में भरण पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज कराया गया। और आगे बढ़ते खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी 17 फरवरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान शुरू करने जा रही है। भाजपा ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला स्तर पर आयोजित इस प्रशिक्षण अभियान के बाद इसे मंडल स्तर से राज्य स्तर तक व्यापक रूप से चलाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह अभियान भाजपा की सक्रियता का संकेत भी माना जा रहा है। का सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता का प्रशिक्षण किया जाएगा। कल प्रशिक्षण अभियान की प्रदेश की कार्यशाला देहरादून में आयोजित होने जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी और सभी जिलों की प्रशिक्षण टोली प्रदेश की कार्यशाला में रहने वाली है। इसके बाद जिले की कार्यशालाएं होंगी और आने वाले समय में मंडल स्तर तक ये दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान मंडल स्तर तक जाने वाला है। और उकड़ते हैं अगली खबर का। देहरादून में कांग्रेस के लोक भवन घेराव के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और जोर आजमाइश देखने को मिली। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने 3 लेयर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस घेराव कार्यक्रम में कांग्रेस के कई केंद्रीय नेता भी शामिल हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कांग्रेसियों को लोक भवन कूच पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में हो रहे विकास कार्यों से परेशान है, इसलिए भाजपा की छवि खराब करने और जनता को बरगलाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की नीति है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इस तरह की रैलियों में झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कांग्रेस राजनीति कर रही है। प्रदर्शन तो वही है कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो,
और बार बार बोलो, और तब तक बोलते रहो जब तक वो झूठ को हम सच मनवाने की कोशिश जितनी की जाए उतनी करो। कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश में हो रहे विकास से, प्रदेश में, राष्ट्र में उत्तराखंड जो अपना नाम बना रहा है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड नित नए आयाम पूरे देश के स्तर पर हासिल कर रहा है, वो कांग्रेस को वो पच नहीं रहा है। और आगे बढ़ते खबरों में, सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत 17 यानी आज और 18 फरवरी को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो गांधीनगर में आयोजित सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेकर सहकार से समृद्धि विषय पर उत्तराखंड सरकार को रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। डॉक्टर रावत सम्मेलन में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने, डेयरी और बहुउद्देशीय समितियों के विस्तार तथा सहकारी बैंकों की सुदृढ़ता पर सुझाव देंगे। लक्सर के मोहम्मदपुर गांव में स्थित एसएस पब्लिक हाई स्कूल के वार्षिक उत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि अब विद्यालय में छात्रों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन पद्धति वाली शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के छात्र कल देश का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें उच्च गुणवत्ता और आधुनिक शिक्षण पद्धति से प्रशिक्षित करना आवश्यक है। आज एसएस पब्लिक हाई स्कूल मोहम्मदपुर बुजुर्ग में 31वां एनुअल फंक्शन आयोजित किया है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय सांसद हरिद्वार श्री त्रिवेंद्र रावत जी थे, विशिष्ट अतिथि श्री राजेश रस्तोगी जी थे, और बस प्रोग्राम एनुअल फंक्शन था, बच्चों को अपनी कला दिखाने का अवसर था, बाकी कोई नहीं। बच्चों को सिखाने के लिए जो टीचर्स हैं वेल क्वालिफाइड है, जो पढ़ाते हैं वो वेल क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे बच्चे यहाँ से निकले हैं। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हम लोग अभी ये जो एज है 97 के बाद, 1997 के बाद जो बर्थ है, जिनका जन्म हुआ है, इसको बोलते हैं जेन जी। और अगर आप देखेंगे पहले का जो एक कालखंड होता था, वो होता था 50 साल का, 30 साल का, उसमें चेंज आता था। लेकिन अब आप ये देखें कि 97 के बाद और आज 2026 है, कितना बड़ा परिवर्तन आज हमको दिखाई दे रहा है हर मामले में। और आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून के पैसिफिक मॉल में पेगाइड कंसल्टिंग ग्रुप और पैसिफिक मॉल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय बेकर्स अफेयर विथ दून उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बेकरी नवाचार, स्वाद और उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया, जिसमें बच्चों की गतिविधियां, घरेलू बेकर्स के लिए विचार गोष्ठी और प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। प्रतियोगिता में केक रश बाय पूजा रावत प्रथम और होमली बेकर्स द्वितीय और द साइलेंट बकरी तृतीय रहे, जबकि माया कैफे को सर्वश्रेष्ठ सुसज्जित स्टॉल का सम्मान मिला। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने सभी कार्य समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरे होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम वीर शहीदों के सम्मान और सैन्य परंपरा का प्रतीक है। इस बैठक में मंत्री ने उपनल अधिकारियों को विदेशों में रोजगार अवसरों की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए। इस प्रक्रिया में 50% पद पूर्व सैनिकों और 50% गैर सैनिक युवाओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे।
और अब खबर बागेश्वर से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। जिले के बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट विकासखंड क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। इस ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार से मांग की है कि उनका न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये करते हुए मानदेय मामले की विसंगतियों को समाप्त किया जाए। उन्होंने दिए जा रहे मानदेय को नाकाफ बताते हुए मांग पूरी न करने को लेकर सरकार को कोसा भी है। आंगनबाड़ी वालों की जहाँ बात है, आंगनबाड़ी वालों की सभी मांगे जायज़ हैं। मैं तो केवल और केवल उनसे कहना चाहता हूँ धामी जी से कि धामी जी बहुत छोटी, बहुत मतलब साधारण, छोटी नहीं कहा जाए, बहुत साधारण मांग जो है उनकी है। साधारण मांग में क्या है कि 150 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ाना। आज हम पूरा बागेश्वर जिले के तीनों ब्लॉक हैं, गरुड़, बागेश्वर, कपकोट, आज हम लोगों ने एक रैली निकाली गई है। सरकार को हम ये जताना चाह रहे हैं कि वो हमें न्यूनतम जो मजदूरी दे रहे हैं वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं दे रहे हैं। हम सरकार से थोड़ी सी मांग कर रहे हैं कि हमें न्यूनतम मजदूरी दें। जो आजकल मनरेगा में भी जो काम कर रहे हैं, पर डे का कितनी मजदूरी ले रहे हैं, वो हम लोगों को तो जीने लायक भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा हम बार बार एक ही चिताया जा रहा है कि उन्हें कि हमारे जीने लायक हमें मानदेय दिया जाए। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के सदस्य एवं केदारनाथ धाम के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती का बीते रोज आकस्मिक निधन होने से तीर्थ समाज सहित केदार घाट में शोक की लहर दौड़ गई। वो स्वास्थ्य लाभ के बाद केदारनाथ धाम के कपोटोद्घाटन तिथि घोषणा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार सुबह ही दिल्ली से यहां पहुंचे। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्रीनिवास पोस्ती का निधन मंदिर समिति और तीर्थ समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट में उधम सिंह नगर के खटीमा में हुए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसडीएम को नोटिस जारी करने के साथ ही राज्य सरकार से 23 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए 23 फरवरी को अगली सुनवाई तिथि नियत की है। बता दें कि खटीमा व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अमन अरोड़ा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि खटीमा व्यापार मंडल की मतगणना के दौरान एसडीएम खटीमा द्वारा मतगणना स्थल पर आकर मतगणना को रोक दिया गया। साथ ही मतपेटियों को सील करना, मतगणना स्थल के कमरों को भी सील कर दिया गया। देखिए, खटीमा व्यापार मंडल का चुनाव जो पिछले 4 तारीख को हुआ, वोटिंग होने के बाद में काउंटिंग लगभग 90% काउंटिंग हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एसडीएम जो खटीमा के हैं वो पुलिस फोर्स के साथ आए और उन्होंने वहाँ पे एकदम अव्यवस्था फैला दी और काउंटिंग रोक के और जितने भी मतपत्र थे उनको अपने कब्जे में ले लिया और काउंटिंग पर रोक लगा दी। और 2 दिन बाद एक ऑर्डर पास किया, उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती है। हमने माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें हमारा मुख्य तथ्य यह है कि एक बारी जो चुनाव प्रोसेस शुरू हो जाता है वो स्टॉप नहीं होता जब तक कि उसका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। तो आज इस पर माननीय न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया है। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां कुमाऊं क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग अल्मोड़ा मैग्नेसाइट झिरौला लंबे समय से बंद पड़ी है। इस उद्योग के बंद रहने का सीधा असर यहां कार्यरत सैकड़ों स्थानीय मजदूरों की आजीविका पर पड़ा है। मजदूरी भुगतान कर फैक्ट्री को दोबारा संचालित करने की मांग को लेकर एक बार फिर झिरौली मैग्नेसाइट के मजदूर बागेश्वर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। मजदूरों और जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे के बीच लंबी वार्ता हुई और इस वार्ता के बाद प्रशासन की ओर से मजदूरों को आश्वासन भी दिया गया कि मजदूरी भुगतान कराते हुए फैक्ट्री को पुनः शुरू कराया जाएगा। मैग्नेसाइट वालों की जो समस्या है, कई समय से उन लोगों को सैलरी नहीं दी गई है और उनके घर का खर्च उसी मैग्नेसाइट से चलता है। और वास्तविकता को हम समझते हैं, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे फैक्ट्री तो बंद है, लेकिन मैग्नेसाइट वालों को जो है सैलरी की बात क्यों कर रहे हैं ये लोग।
मैं एक बहुत बड़ा विषय आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि पेशे से अधिवक्ता हैं तो हम कानून की बात को समझते हैं। देखिए, अल्मोड़ा मैग्नेट साइट के हमारे जितने भी लेबरर्स हैं उनके द्वारा मांग ये उठाई गई थी कि जल्द जो कंपनी है जल्द से जल्द उसको सुचारू किया जाए और उसका ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया जाए। इसमें उनको अवगत करा दिया गया है कि सीटीओ की जो कार्रवाई है ये शासन स्तर पे चल रही है और इसमें हम लोग भी, प्रशासन भी जो है वो हम लोग पर्सनली परस्यू उसको कर रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि सीटीओ जल्द से जल्द मिल जाए और जैसे ही सीटीओ मिल जाता है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है हाई कोर्ट में अर्जेंसी काउंटर दायर करते हुए जो है हम लोग कोशिश करेंगे नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द जो है। हम यहाँ पे आए थे कि हमारी कंपनी जो 1.5 साल से बंद है वो तुरंत खुले, अगर नहीं खुलेगी तो हम धरना पर ऐसे ही डटे रहेंगे। इसके बाद डीएम साहब से वार्ता करने के बाद डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उद्योग को 1 महीना या 1 हफ्ते में भी खुल सकती है और हमने सब कर्मचारियों ने सहमति इस पर जताई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां कोटद्वार की लाइफलाइन कहा जाने वाला लालढांग चिल्लर खाल वन मोटर मार्ग के निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से भले ही साफ हो गया, लेकिन अभी भी केंद्र सहित राज्य सरकार से इस मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति लिया जाना बाकी है। कोटद्वार के पूर्व भाजपा विधायक एवं वर्तमान में मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने मीडिया को दिए गए अपने एक बयान में कहा कि कोटद्वार के विकास में लालढांग चिल्लर खाल वन मोटर मार्ग मील का पत्थर साबित होगा। उनकी सरकार इस मोटर मार्ग के निर्माण के प्रति सरकार सतत प्रयासरत है। उसको नहीं पड़ा है, लेकिन एक तरीके से हटा दिया गया है, रोक जो लगी हुई थी वो हटा दी गई है। तो उसकी अब प्रक्रिया बहुत लंबी है, क्योंकि उसको पहले स्वीकृति की प्रक्रिया चलना है। जो जिन उसमें एनओसी आएगी, भारत सरकार उसमें स्वीकृति देंगे। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के विकास भवन भीमताल सभागार में जिलाधिकारी ललित मोहन दयाल ने जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों से आए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है। इस हेतु सभी योजनाओं में जितनी भी धनराशि अभी अवशेष रह गई है उसे प्रत्येक दशा में 10 मार्च से पूर्व व्यय करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों से आए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी जिला योजना 2026-27 हेतु भी अभी से विभागीय प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं का चयन कर संरचना तैयार कर ली जाए। चालू कार्यों के साथ ही जनहित के मामलों को भी प्राथमिकता दी जाए। विभाग DCD में उनके लिए क्या निर्देश दिए गए? 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में PMGSY में हम A श्रेणी में आ गए थे। पुनः इस महीने वो B श्रेणी में डिपिक्ट हो रहा है। कार्यदायी संस्था और संबंधित जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उन्हें हर हाल में सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए A श्रेणी में आने के लिए हमने आज उन्हें हिदायत दे दी है। इसके अलावा बाकी जो हमारी और मदें हैं, कुछ में लक्ष्य सुधार के लिए उन्होंने मातृत्व वंदना योजना है, वो मांग ओरिएंटेड, उसमें लक्ष्य कुछ ज़्यादा बता रहे था विभाग, तो उन्होंने लक्ष्य संशोधन के लिए भेजा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने पाबो ब्लॉक में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत करते हुए पाबो पुल से खुंडेश्वर मैदान तक विशाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, जनप्रतिनिधि शामिल रहे। कुंडेश्वर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर मंत्री ने लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपए लागत की 39 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। जनता की बहुत सालों से डिमांड थी कि यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं और खेल में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब तो महिलाएं भी बहुत यहाँ पे एक्टिव हैं। तो यहाँ पे लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से आज स्टेडियम का जो हमने भूमि पूजन किया है
और मुझे आशा और विश्वास है कि बहुत अच्छा ये स्टेडियम बन के तैयार होगा। और मैं उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते, क्योंकि हमारा डिग्री कॉलेज यहाँ पे है, तो मैंने उच्च शिक्षा विभाग से इस स्टेडियम को बना रहा हूँ ताकि सारे डिग्री कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे खेल कर सके हैं, इंटर कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं। सहसपुर स्थित ग्राम पंचायत झाझरा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान CSR फंड के माध्यम से जरूरतमंद स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को सहायता सामग्री वितरित की गई। ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार की पहल पर एक निजी कंपनी के सहयोग से आयोजित इस डोनेशन ड्राइव का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना और बुजुर्गों को संबल प्रदान करना है। दरअसल ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार के विशेष आग्रह पर एक निजी कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के जरिए एक व्यापक डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान गांव के उन बच्चों को चिन्हित किया गया जो संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे थे। बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक स्टेशनरी किट, स्कूल बैग और खेलकूद की सामग्री भी प्रदान की गई। जी, हमारी कंपनी का हमेशा से ही ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि कंपनी की ग्रोथ जितनी हो उससे ज्यादा सोसाइटी की ग्रोथ होनी चाहिए। तो सोसाइटी की ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए ये पहल हम हमेशा करते रहते हैं और केवल देहरादून में नहीं, हमारे ऑफिस 19 शहरों में है हिंदुस्तान में। तो हम हर शहर में इस तरह की पहल चलाते हैं जहाँ पे हम जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकें बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, और वो केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं। आपने देखा होगा आज हमने किट की किट्स भी डोनेट करी हैं। ये जो ग्रैंड थॉर्टन करके जो कंपनी है, इसमें मैं काफ़ी समय से बातचीत कर रहा था और मैंने चुनाव से पहले भी ये मेरी पिक्चर थी माइंड में कि जो NGO को और इन्हें जितने भी हमारे जो संगठन हैं वैसे वाले जो हमारे क्या बोलते हैं उन्हें समितियां हैं, वो जो समितियां चलाती हैं अभियान जिसमें डोनेशन मिलता है उन्हें कंपनी की तरफ से। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का